हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जीत सिंह। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है हमारा, उसके स्टार्टिंग में जो नेचर, स्कोप और फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जनरली ये बीकॉम थर्ड ईयर में और एमकॉम में भी ये सब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड फंक्शंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीनिंग देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ओनली अ पोस्टमार्टम रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस इवेंट्स सिंस इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओनली ऑन हिस्टोरिकल प्लेसेस। These days business decisions are made on the basis of the estimates and projections rather than historical facts। यहाँ पर ये बताया गया है कि दो तरह की हमारी अकाउंटिंग होती है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है कि पूरे वर्ष जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखा करते हैं। लेकिन वो केवल एक रिकॉर्ड बताते हैं हमारे कि जो पिछले वर्ष, पूरे वर्ष हमारे जो खर्चे हुए हैं, जो आय हुई है, जो हानि नुकसान वगैरह हुआ है, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लिखा करते हैं। लेकिन आजकल जो है, क्योंकि अब बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट है हमारा बिजनेस का, और जो आजकल डिसीजंस लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो खाली पिछले रिकॉर्ड को देखकर नहीं लिए जाते, उनकी हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। आगे के एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाने पड़ते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या हमें आगे की कार्रवाई करनी है, किस तरह के बजट्स बनाने। तो हम फ्यूचर के बारे में सोचकर हम डिसीजंस लेते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स पिछले वर्ष का हमें डाटा बताता है। तो जो भी डिसीजंस ले जाते हैं वो प्रॉपर एनालिसिस कर जाती है कि अगर हम पिछले 4 वर्ष का अपना डाटा देखें कि भाई इस साल इतना प्रॉफिट रहा, अगले साल बढ़ा कि घटा, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, तो क्या रीजंस रहे, क्या चेंजेस हुए और वो क्यों चेंजेस हुए, वो सब हम निर्णय लेते हैं। तो ये सब बातों का हम ध्यान में रखते हैं। तो पीछे का डाटा जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन वो खाली पूरा नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे बहुत कम है वो। Of course, past records are helpful in making future projections, but they alone are not sufficient. So with the advancement of science and technology, more sophisticated equipments and gadgets have been put into operation in the realm of accounting as well. This has changed the accounting from a mere device of recording to a powerful tool of forecasting, budgeting and budgetary control. In fact, when accounting assumes the function of providing adequate information for management needs, it is called management accounting। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि पहले तो सिंपल हम अकाउंट्स बनाते थे, लेकिन हम उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई, हमारे बहुत सारे हमारे गैजेट्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जो हमारे पूरी अकाउंटिंग को, तो वो अकाउंट्स वगैरह तो एकदम बना ही देते हैं, हमें प्रॉपर एनालिसिस भी करके देते हैं। तो जितने चेंजेस आए हैं, तो खाली एक डिसीजन से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिवाइसेस हमने बनाई हैं। हमें फोरकास्टिंग करना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, बजटिंग करनी है कि अगले 5 साल, 2 साल, 5 साल जो भी हमने सोचा है कि उसके हमें बजट बनाना है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, हम पैसा किस तरह से खर्च करेंगे अपने व्यापार में, और उसे हम बजटरी कंट्रोल भी कहा करते हैं। उसमें हम कैश बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो ये बजट बनाए जाते हैं जो हम आगे आपके सिलेबस में रहेंगे। तो वो सब चीज़ें हम, ये सब हिस्सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का माना जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक केवल हिस्सा हो गया कि उसमें केवल अकाउंट्स की डाटा इकट्ठा करा गया पूरे वर्ष का, लेकिन उसकी प्रॉपर एनालिसिस जो हमें करनी है, और वो ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है हमारा, जो डिसीजन लेगा, जो निर्णय लेगा फ्यूचर के बारे में, वो ये एनालिसिस हम उसके लिए कर रहे हैं, और उस एनालिसिस को हम करके मैनेजमेंट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि वो डिसीजन लेने में उन्हें आसानी हो, वो प्रॉपर एनालिसिस को देख सकें। तो इन सबको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा करते हैं। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्द हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट है और एक अकाउंटिंग है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे मैनेजरियल एस्पेक्ट देख रहे हैं अकाउंट्स का। The emphasis of management accounting is to redesign accounting in such a way that it is helpful to the management in formation of policy, control of extension and appreciation of effectiveness. It is that system of accounting which helps management in carrying out its functions more effectively. तो यहाँ पर ये सिंपल बताया गया है
कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग बनाई जा रही है। यहाँ पर खाली जो डाटा हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स हमने बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि हमारे करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं, तो उनका क्या रेशियो हो सकता है, वो बैलेंस शीट में नहीं दिया जाएगा। हम देखेंगे कि करंट एसेट्स हमारे सफिशेंट हैं कि नहीं है कि करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकें, हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो कैसे यूटिलाइज़ हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ती है। प्रॉफिट देखेंगे हम, प्रॉफिट हमारे पिछले वर्षों के हिसाब से बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो हमें आगे और अच्छा क्या कर सकते हैं, घट रहा है तो उसके क्या रीज़न हैं, तो जिससे उन रीज़न्स को हम पता लगा के अपनी कमियों को दूर कर सकें। तो ये सब चीज़ें हम एनालिसिस जब करते हैं उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा करते हैं। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। एक एंग्लो अमेरिकन काउंसिल इन प्रोडक्टिविटी ने डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग। इन्होंने बताया है कि ये जो अकाउंट्स हैं हमारे, जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो अकाउंटेंट बनाते हैं अकाउंट्स, उनको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने कि जिससे कि वो उनको देखकर वो आगे की नीतियाँ निर्धारित कर सकें और जो डे टू डे बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनको भी वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। तो हम अकाउंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जिससे कि वो नीति निर्धारण में काम आ सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन जे बेटी ने दी है, इसमें इन्होंने कहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग मेथड्स, सिस्टम्स एंड टेक्निक्स विथ कपल्ड विथ स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी असिस्ट मैनेजमेंट इन इट्स टास्क ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और मिनिमाइजिंग लॉसेस। यहाँ पर भी ये बताया गया है कि हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टर्म है वो अकाउंटिंग मेथड्स हैं, सिस्टम्स हैं, टेक्निक्स के बारे में कहा गया है और इसमें स्पेशल नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं सब अकाउंट्स का, जिससे कि हम मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें, प्रबंधन को हेल्प कर सकें, उनकी मदद कर सकें। किस काम के लिए? कि हम अपने प्रॉफिट्स को वो बढ़ा सकें और अगर नुकसान हो रहा है तो उसको कम कर सकें। तो अकाउंट्स को हम, जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है जो एक रिकॉर्डेड है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और मैनेजमेंट के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि वो आगे की प्लानिंग के लिए या बिजनेस के को चलाने के हेतु उसका वो सही से इस्तेमाल कर सके। नेचर की हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर ही बेस है, जो कलेक्ट करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और मैनेजमेंट के समक्ष प्रेजेंट करा जाता है, जिससे कि मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो सही से डिसीजन ले सके। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो एक डाटा बता दिया कि हमें इतने लाख का प्रॉफिट हुआ, इतने लाख का नुकसान हुआ, ये बता देगा। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बताएगा आपको? वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेगा कि अगर हमें नुकसान हुआ है तो नुकसान क्यों हुआ है, उसके रीजंस, उसके कारण पता लगाने हैं। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी देखेंगे कि किस वजह से हमारा इस साल प्रॉफिट बढ़ा, जिससे कि हम आगे उन वजहों को और अच्छा कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो कॉज एंड इफेक्ट है कि क्या कॉजेज़ हैं और क्या इफेक्ट हो रहा है किसी भी एक्टिविटी से, वो हम यहाँ पर देखते हैं। थर्ड है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ये सब यूज़ करते हैं हम, जो हम आगे कभी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में कभी आगे। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दी जाती है जिससे कि वो अपने बिजनेस को और अच्छा रन कर सकें। यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स हैं, यहाँ पर भी हम वही वाली बात आ रही है, टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, प्रोजेक्ट को अप्रेज करा जाता है कि नया प्रोजेक्ट लगाना है तो उसे अप्रेज करेंगे, चेक करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। कंट्रोल अकाउंटिंग है, ये बहुत सारे टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और द टाइप ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड नेसेसिटी। जो भी टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो ज़रूरत के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं।
नो फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड, यहाँ पे कोई फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है। जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मैनेजमेंट के हिसाब से, मैनेजमेंट को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की एनालिसिस करती है, और जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से एनालिसिस करी जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से वैल्यूज़ को, डाटा जो होता है उसको एनालाइज करती है। तो सबके, हर कंपनी का अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एनालिसिस करने के लिए डाटा के। तो कोई फिक्स्ड नॉर्म्स यहाँ पर नहीं है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड डाटा नॉट द डिसीजन। यहाँ पर हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अपना डाटा प्रेजेंट कर रहा है मैनेजमेंट को, जिससे कि वो डिसीजन ले सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली टू गाइड एंड नॉट टू सप्लाई डिसीजन। वो डिसीजन नहीं बता रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो केवल आपको हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है कि आप इसकी एनालिसिस देखिए, इसको समझें और उसके हिसाब से फिर बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन नहीं दे रहा है, वो केवल एनालिसिस कर रहा है कि हमारे जो डाटा है, पिछले वर्ष ऐसा हुआ, उससे पिछले वर्ष इस तरह की बातें हुई, तो वो सब हम केवल मैनेजमेंट के समक्ष इन बातों को बता रहा है। डिसीजंस मैनेजमेंट को ही लेना है, वो बाद में मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम एनालिसिस और क्लासीफाई करते हैं कॉस्ट को। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन, टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करी जाती है। इसमें मार्जिन एनालिसिस हम देखते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, ये सब चीज़ें हम करते हैं, जिनकी वीडियोस भी आप आगे देख सकेंगे। यहाँ पे देखिए 3 तरह की कॉस्ट बता रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि आप उत्पादन कितना भी करें, चाहे 100 इकाई बनाएं, चाहे 200 इकाई बनाएं, वो खर्चा फिक्स रहेगा, वो बदलता नहीं है। जैसे मैनेजर की सैलरी है वो सेम रहेगी, या फैक्ट्री है उसका किराया देना है, आपको किराए पर ले रखी है, तो वो आपको फिक्स है किराया। आप उसमें फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बनाओ कि 1000 यूनिट बनाओ, चाहे 1 किलो माल बनाओ कि 100 किलो माल बनाओ, वो तो फैक्ट्री का जो किराया है वो फिक्स देना है। वेरिएबल कॉस्ट कम ज़्यादा होती रहती है, ज़्यादा उत्पादन करेंगे आप तो ज़्यादा मटेरियल चाहिए, कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, मजदूरी ज़्यादा लगेगी। कम सामान बनाएंगे तो मटेरियल कम लगेगा, मजदूरी भी जल्दी काम खत्म कर लेंगे, मजदूर भी, तो मजदूरी भी कम लगेगी। सेमी वेरिएबल कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि खर्चा कुछ हिस्से तक बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ही बढ़ेगा, थोड़े टाइम में नहीं बढ़ेगा। कि जैसे मजदूर, हमारी मजदूरी लग रही है, अगर 100 की जगह हम 110 बना लें तो 10 यूनिट में हमें एक्स्ट्रा मजदूर नहीं चाहिए, उसी मजदूर से काम हो जाएगा। लेकिन यूनिट बढ़ा देंगे तो मजदूर फिर हमें और ज़्यादा चाहिए। तो कुछ खर्चे हम सेमी वेरिएबल भी हो जाते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा उनमें फिक्स्ड होता है, कुछ हिस्सा उसमें वेरिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसर्न विद द फ्यूचर। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, हम जो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, वो तो पिछले वर्ष का होता है कि पिछले वर्ष जो जो एक्टिविटी हुई। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। ये मैनेजमेंट को काम आती है कि आगे की प्लानिंग करनी है, आगे का पूर्वानुमान लगाना है। तो पिछले डाटा को देखते हुए वो आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे का एक्शन लेते हैं मैनेजमेंट। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड विद द ऑब्जेक्ट टू गाइड मैनेजमेंट फॉर टेकिंग फ्यूचर डिसीजन। जो डिसीजंस लेने हैं उसमें वो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिलेक्टिव नेचर है इसका। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली दोज डाटा फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट विच इज़ रेलिवेंट एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट। देखिए फाइनल अकाउंट्स तो हम बनाते ही हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन हम उसमें से केवल वही डाटा लेंगे जो मैनेजमेंट को ज़रूरत है। अब जो ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं लेंगे, तो हमें तो एनालिसिस करनी है, तो जो ज़रूरत है उस हिस्से की हम एनालिसिस कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे मैंने बताया कि अकाउंट्स है उनकी तो एनालिसिस करनी है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक हिस्सा हो गया इसका। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। डिजाइनिंग ऑफ अ प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग फुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। की फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर सही बनेगी तभी तो हम उसकी सही से एनालिसिस कर पाएंगे। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा सिस्टम ख़राब है तो हम जो आगे अगर डिसीजन लेना है तो हम ख़राब सिस्टम पर ही डिसीजन ले पाएंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हमारा अच्छा होना चाहिए, जो वो सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम आगे अच्छे डिसीजन ले सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, क्योंकि हमें उसकी ही एनालिसिस करनी है। कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड्स होते हैं आपके इसमें। ये कॉस्ट
control procedures and methods are needed to use various factors of production in the most economical way. कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं, हमें हर चीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है, कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ती है, मटेरियल को किस तरह से लगाना है, लेबर को किस तरह से लगाना है, तो कॉस्ट हमें देखनी है, कॉस्ट और प्रॉफिट का रिलेशनशिप देखना है कि कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी, लागत ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो हमें इस तरह की कॉस्ट रखनी है कि हमें लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं, हमारी मशीन हैं, फैक्ट्री हैं, उनको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि इसमें हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट की। इसमें हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, मटेरियल्स, लेबर के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हमारी होती हैं जिससे कि हम कॉस्ट का निर्धारण कर सकते हैं। तो इट यूजेस फाइनेंशियल डाटा फॉर फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ द वेरियस जॉब्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस की कोई भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें लागत कितनी आएगी, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं। The systems of standard costing, marginal costing, differential costing and opportunity costing are also helpful to management for planning various business activity। ये सब टेक्निक्स होती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब हमें बिजनेस एक्टिविटीज़ में प्लानिंग करते वक्त, जो हम आगे के लिए प्लानिंग करते हैं उसमें ये हमें हेल्पफुल होती हैं। The efficiency of different departments is judged by setting up standards and finding out the variations। क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं कि हम पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ाया जाता है कि हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि हमें अपनी लागत इतनी रखनी है। ये पहले से हमने डिसाइड कर लिया कि लगभग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 रुपये की लागत होनी चाहिए। फिर जब सामान बनता है तो समय के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर हम उसके वेरिएंट्स देखते हैं कि चेंज क्यों हुआ, कि 10 अगर हमने सोची हमें 11 हो गया हमारा खर्चा, तो हम फिर पता लगाएंगे कि 10 से 11 जो हुआ, जो चेंज आया, कि जैसे हमने सोचा था 10 रुपये की लागत आएगी लेकिन आई 11 रुपये, तो वो क्यों आई, 1 रुपया क्यों बढ़ा, तो उसका हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं। तो यही सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी हिस्सा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक पार्ट माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आता है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट्स भी हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए कि 5 साल के लिए बजट बना लिए कि हमारी आय कहाँ कहाँ से होगी, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो हम सब प्लान्स, पॉलिसीज़, गोल्स बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो टारगेट्स सेट कर लेते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आगे के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी पूरा फोरकास्टिंग हो जाती है कि भाई एग्ज़ाम इस समय होंगे, रिजल्ट इस समय निकलेगा। तो इसी तरह से बिजनेस में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टारगेट्स बनाए जाते हैं कि हमें कब कब क्या क्या एक्टिविटी करनी है। द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर जो हम एक्चुअल में क्या हुआ, जो हमने बजट में सोचा और फिर एक्चुअल में क्या हुआ, अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो वो हम देखते हैं कि भाई चेंजेस क्यों हो रहे हैं, गड़बड़ क्यों हो रही है, कि जैसे हमने सोचा अगर वैसा हो रहा है तो अच्छी बात है, वैसा नहीं हो रहा है तो हम उसके कारण पता लगाते हैं कि जैसे हमने सोचा वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए फोरकास्टिंग भी हम करते हैं। ये प्रेडिक्शन है ऑफ व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि जो सर्कमस्टेंसेस हमारे हैं वो उसकी वजह से जो भी कुछ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ये हम पता लगा पाते हैं। फोरकास्टिंग इज़ अ जजमेंट वेयर एज बजटिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। फोरकास्टिंग तो हम पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, एक जजमेंट हो गया कि भाई हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बजटिंग एक थोड़ा ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य उसका उसमें है कि हम बजट में सारे एक्सपेंसेस हम लिखते हैं, आय लिखते हैं, इनकम लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं कि फ्यूचर में इतनी इतनी इनकम होगी। लेकिन कुछ चेंजेस समय के साथ साथ बदलाव भी होते हैं क्योंकि हमारा वातावरण जो है, एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ चेंजेस भी होते हैं तो हम उनका रीजंस भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये भी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग माना जाता है कि जो भी हम कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब हम मैनेजमेंट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पूरी रिपोर्ट बनाकर दी जाती है, उसमें ग्राफ्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, एवरेज निकाले जाते हैं, इंडेक्स नंबर्स निकाले जाते हैं। तो सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं जो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। अब ये रिपोर्ट मंथली भी हो सकती है, हर 4-4 महीने में भी दे सकते हैं, 3-3 महीने में दे सकते हैं, क्वार्टरली हो सकती है या हाफ ईयरली 6-6 महीने की भी हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। ये इंटरनल ऑडिट भी करा जाता है। इंटरनल ऑडिट मीन्स एक तो वर्ष में हमारा अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, अंकेक्षण होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। ऐसे यहाँ पर मैनेजमेंट ऑडिट भी होते हैं, इंटरनल ऑडिट भी होते हैं।
इंटरनल ऑडिट मीन्स कि पूरे वर्ष हम बीच बीच में अपने अकाउंट्स को, अपनी सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को हम ऑडिट चेक करते रहते हैं कि कहीं को गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और अगर कुछ अलग पाया जाता है कि जैसे हमने सोचा, अगर एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है, तो उनके रीजंस फाइंड आउट करे जाते हैं और जो डेविएशंस पता लगा लेते हैं। डेविएशंस मीन्स जो चेंज हुआ है, कि हमने सोचा कि हम 2 महीने में ये काम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन हमें लग गए 2.5 महीने। तो सोचा तो हमने 2 महीने था, लग गए 2.5 महीने, तो वो आधा महीना फालतू क्यों लग गया? तो वो रीजंस भी हम पता लगाते हैं कि क्या कारण रहे, जिससे कि आगे गलती ना हो। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हम जो डाटा होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं कि आगे मैनेजमेंट को उसे देखने में आसानी रहे। तो रिपोर्ट्स, चार्ट्स वगैरह हम बनाते हैं और इनको हम कंपेयर भी करते हैं पिछले पीरियड से भी, कि पिछले वर्ष इस तरह की एक्टिविटी हमारे यहाँ रही, इस वर्ष इस तरह का रहा, या पिछले वर्ष इतना लाभ हुआ, इस वर्ष इतना लाभ हुआ। जैसे इस वर्ष आप देखेंगे तो 2020 चल रहा है कि एक्टिविटीज़ हमारी कम रहीं क्योंकि लॉकडाउन हो गया था कोविड-19 महामारी की वजह से। तो ये प्रॉब्लम भी आ जाती हैं कि हम रीजंस पता लगा लिया कि भाई इन वजह से हमारी अब की बार एक्टिविटीज़ कम रहीं, मंदी का दौर रहा, तो हमारी उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो पाया, बिक्री उस हिसाब से नहीं हो पाई। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। यहाँ पर हम टैक्स प्लानिंग भी करते हैं कि पता लगाते हैं कि भाई इस वर्ष हमारा इतना इनकम होगी, इतनी आय होगी, उस पर हमें कितना इनकम टैक्स देना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, जीएसटी वगैरह देना है, एक्साइज ड्यूटीज़ देनी है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, लोकल टैक्सेस होते हैं। तो कब कब हमें उसका फॉर्म भरने हैं, रिटर्न भरने हैं, वो सब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए 2 तरीके के फंक्शंस यहाँ पर बता रखे हैं। एक होता है ऑपरेटिंग फंक्शन, एक होता है थ्योरेटिकल फंक्शन, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन कार्य हैं। पहले हम ऑपरेटिंग फंक्शन देखते हैं। पहले ही क्या करेंगे, ये रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? सर्व्स एज अ वाइटल सोर्स ऑफ डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग। क्योंकि मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है तो ये डाटा प्रोवाइड कराता है। जो हमारे अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो बहुत सारे हमें रखे हुए हैं, पिछली प्रोग्रेस, पिछले वर्ष क्या हुआ, उससे पिछले वर्ष क्या हुआ, लेकिन वो सब चीज़ें को कन्वर्ट करा जाता है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हम पूर्वानुमान लगाना है, फोरकास्टिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, तो हमें किस तरह से करना है। तो हम पहले डाटा को अपने सही से रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेटिंग द डाटा, कि अगर परचेज़ करा है, हमने कोई परचेज सामान खरीदा है, तो हम उसे देखेंगे कि टोटल परचेज मेड ड्यूरिंग ईच पीरियड, प्रोडक्ट वाइज, सप्लायर वाइज और टेरिटरी वाइज, कि हम पूरे वर्ष में अगर हम 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं तो फिर हम उसकी भी चेकिंग करेंगे कि 1 लाख रुपए सामान हमने हर महीने कितना मंगाया। भाई हमें तो 1 लाख पूरे वर्ष में खरीदारी करी है, तो पूरे वर्ष में हम उसे बांट देंगे कि हर महीने हमने कितना मंगाया, किस किस सप्लायर से मंगाया, किस किस एरिया से मंगाया, कुछ विदेश से सामान मंगाया तो किन किन कंट्रियों से हमने सामान मंगाया। तो ये सब चीज़ें हम डाटा को चेक करते हैं। फिर उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करी जाती है। यहाँ पर हम जिससे कि अच्छी प्लानिंग कर सकें, अच्छे निर्णय ले सकें, तो उसकी हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि हमने अलग अलग सप्लायर से अगर परचेजेस करी हैं तो किस सप्लायर से हमें अच्छा सामान, क्वालिटी अच्छी मिली हो, किस सप्लायर से हमें सामान सस्ता मिला है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके लिए हम रेशियोज़ भी निकालते हैं। उसमें करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, सॉल्वेंसी पता लगाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हम निकालते हैं। तो बहुत सारी रेशियोज़ हम कैलकुलेट करते हैं। और फिर इस डाटा को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में कम्युनिकेटिंग द डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा कि जो भी डाटा हमने एनालाइज करा है, इसको हम अपने मैनेजर्स को देंगे। मैनेजमेंट प्लान्स बनाएंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनिशियली इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द फिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द प्लान। एट लेटर स्टेजेस इट कीप्स ऑल पार्टीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लान्स दैट हैज़ बीन एग्रीड अपॉन एंड देयर रूल्स इन दीज प्लान्स। क्योंकि हम ये डाटा जो है एनालिसिस कर रहे हैं, मैनेजमेंट को दिया गया है, फिर मैनेजमेंट इसको देखेगा और फिर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सब अपने नीचे वाले अधिकारियों को, अपने से ऊपर वाले अधिकारियों को, सबको ये प्रेषित किया जाएगा, सबको भेजा जाएगा, कि बताया जाएगा कि भाई इस तरह से हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर कोई नए सजेशंस देना चाहे तो वो दे सकते हैं। दूसरा हमारा थ्योरेटिकल फंक्शंस होते हैं। ये थ्योरेटिकली है कि भाई हेल्पफुल इन प्लानिंग है, कि ये प्लानिंग में काम आता ही है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी हमें आगे फ्यूचर प्लानिंग करनी है, जो भी निर्णय लेने हैं, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम ले सकते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है ये। इसमें हम
जब हमने पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो जो कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है आगे, तो वो एक्टिविटीज़ को हम बांट देते हैं अपने अधिकारियों में। नीचे वाले जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको बांट देंगे कि आपको ये काम करना है, आपको इस डिपार्टमेंट को ये काम करना है, इस डिपार्टमेंट को दूसरा काम करना है। तो ये सब, किसको बजट बनाना है, किसको कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ बांट दी जाती हैं। तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हमारा सही से चल सकता है। फिर हम मोटिवेट भी करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि जब सब कुछ बन गया तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, टारगेट्स डिसाइड करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। और तो टारगेट्स पूरा करेंगे तो हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे कि आपने अच्छा काम करा है तो आपको कुछ बोनस दिया जा सकता है या कुछ सैलरी आपकी बढ़ाई जा सकती है। तो हम इस तरह से उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं इनके। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, जब प्रॉपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने कर ली है, सब चीज़ एनालिसिस कर ली है, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। सब डिपार्टमेंट्स को पता होगा कि उन्हें क्या क्या करना है, तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, सारी एक्टिविटीज़ स्मूथली चलती रहती हैं। हेल्पफुल इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स में भी कोई टेंशन नहीं होगी, हमें पता है कि कब कब हमें टैक्स देना है। सारी टैक्स लायबिलिटीज़ हमें पता नहीं है कि कितना हमें एक्साइज ड्यूटी देनी है, कितना हमें इनकम टैक्स देना है, कितना जीएसटी देना है। जो जो भी टैक्स उन पे एप्लीकेबल होंगे वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उसका हो जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल। जब प्रॉपर सबको पता है क्या क्या करना है तो हम सही से सब एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। वर्क को हम डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। सबके गोल्स, उद्देश्य सबके पता हैं कि सबको क्या क्या काम करना है, सबकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, हर आदमी को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है, तो वो सब उस तरीके से काम करते हैं। तो हम उन्हें प्रॉपर कंट्रोल भी कर सकते हैं कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि कोई चेंजेस हो रहे हैं, डेविएशन हो रहा है कि जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हो रहा, तो हम पता लगा लेंगे और फिर एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं कि जहाँ गड़बड़ी है उसको हम उस गड़बड़ी को ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी हम ये सब एनालिसिस कर रहे हैं तो हम फ्यूचर डिसीजंस भी लेते हैं। डिसीजन आपका हो सकता है किसी से भी संबंधित होता है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें सेलिंग प्राइस बदलनी है, कुछ भी हमें जो भी डिसीजन ले सकते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से हम ले सकते हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू कीप द मैनेजमेंट फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द कंसर्न, कि हम प्रॉपरली और टाइमली डिसीजन ले सकें मैनेजमेंट। इसलिए हम उसे रेगुलर मैनेजमेंट को अपडेट करते रहते हैं कि भाई इस बार ये चेंजेस हुआ है, मार्केट में ये नया कानून आया है, सरकार ने कोई नई नीति घोषित करी है, तो वो सब चीज़ें हम अपने मैनेजमेंट को बताते रहते हैं कि जिससे कि वो आगे के लिए सही से डिसीजंस ले सकें। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये बेसिकली नेचर था, स्कोप था, फंक्शंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चंस लिख सकते हैं। थैंक यू।